नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 आज से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग की 7वें दौर की बैठक आज नई दिल्ली में। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने काबुल में करते परवान गुरुद्वारे में हुए कायराना आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया। आईएसआईएस खोरासान से जुड़े 3 हमलावर मारे गए। 44वीं शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह को संबोधित करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में कुर्ताने गेम्स 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच निर्णायक और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम बेंगलुरु में। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वे एक सभा को संबोधित भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना को 920 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे नए विश्व स्तरीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर तक परेशानी मुक्त और सुगम पहुंच प्रदान करना है, जिससे वहां होने वाले कार्यक्रमों में प्रदर्शकों और आगंतुकों की आसानी से भागीदारी हो सके। हालांकि इस परियोजना का प्रभाव प्रगति मैदान से बहुत आगे का होगा, क्योंकि यह वाहनों की परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करेगा। यह शहरी बुनियादी ढांचे को बदलने के माध्यम से लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार की व्यापक दृष्टि का हिस्सा है। मुख्य सुरंग प्रगति मैदान से गुजरने वाली पुराना किला रोड के माध्यम से रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ती है। इस सुरंग का एक अनूठा घटक यह है कि पार्किंग स्थल के दोनों ओर से यातायात की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य सुरंग सड़क के नीचे 2 क्रॉस सुरंगों का निर्माण किया गया है। यह सुरंग स्मार्ट फायर प्रबंधन, आधुनिक वेंटिलेशन और स्वचालित जल निकासी, डिजिटल रूप से नियंत्रित सीसीटीवी और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली जैसे यातायात की सुचारू आवाजाही के लिए नवीनतम वैश्विक मानक सुविधाओं से लैस है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान न केवल एक पुस्तक है, बल्कि एक विचार, एक प्रतिबद्धता और स्वतंत्रता में विश्वास है। उन्होंने कहा कि अधिकारों और कर्तव्यों का मिश्रण हमारे संविधान को विशेष बनाता है। प्रधानमंत्री ने कल राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का लोकार्पण किया और वीडियो संदेश के माध्यम से समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संविधान सभा में हुई बहस संविधान को अंगीकृत करने से वर्तमान अवस्था तक अपने निरंतर एक गतिशील और प्रगतिशील संविधान देखा है। संविधान की सजीव प्रकृति का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र सोच वाला देश रहा है और निष्क्रियता हमारे मौलिक स्वभाव का अंग नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे अधिकार हैं तो हमारे कर्तव्य भी हैं और कर्तव्य से हमारे अधिकार सशक्त बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसलिए आजादी के अमृतकाल में देश कर्तव्य की भावना की बात कर रहा है और कर्तव्यों पर इतना बल दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात में वडोदरा में 21,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वे वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ढांचागत परियोजनाओं पर अत्यधिक खर्च से विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन आसान होगा। ये प्रोजेक्ट गुजरात के विकास से भारत का विकास, इस प्रतिबद्धता को बल देने वाले हैं। गरीबों के घर, उच्च शिक्षा और बेहतर कनेक्टिविटी पर
इतना बड़ा निवेश गुजरात के औद्योगिक विकास को विस्तार देगा, यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार, इसके लिए अनगिनत अवसर निर्मित करेगा। इन प्रोजेक्ट्स में भी अधिकतर हमारे बहन बेटियों के स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के पंचमहाल जिले में पावागढ़ पहाड़ी पर पुनर्विकसित श्री कालिका माता मंदिर का भी उद्घाटन किया और मंदिर के शीर्ष पर ध्वजा फहराई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव पुनर्प्रतिष्ठित हुआ है। ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है, इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती है, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, काशी में विश्वनाथ धाम हो या फिर मेरे केदार बाबा का धाम हो, भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव पुनर्स्थापित हो रहे हैं। नया भारत अपनी आधुनिक आकांक्षाओं, अपनी प्राचीन धरोहर को उमंग और उत्साह के साथ जी रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की रिक्तियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि मानदंड पूरे करने वाले अग्निवीरों के लिए भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा विभाग के सिविलियन पदों तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सभी 16 सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में आरक्षण लागू किया जाएगा। यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण से अलग होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि आयु में अपेक्षित छूट का प्रावधान भी लागू होगा। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए संबद्ध भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु सीमा में छूट 5 वर्ष की होगी। पोलियो टीकाकरण 2022 अभियान आज से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष का पहला उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 3 करोड़ 9 लाख बच्चों को पोलियो प्रतिरोधक खुराक पिलाकर शुरू होगा। इस अभियान का लक्ष्य बच्चों को पोलियो खुराक देना है। ये कार्य पोलियो केंद्रों, घर घर जाकर और मोबाइल तथा ट्रांजिट टीम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने इस नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंजेक्शन से निष्क्रिय किए गए पोलियो वायरस वैक्सीन की शुरुआत की है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत को मार्च 2014 में पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया था, लेकिन बाहर से या वैक्सीन से उत्पन्न पोलियो वायरस के उभरने का जोखिम वैश्विक उन्मूलन तक बना रहता है। इसलिए देश में अधिक से अधिक लोगों को पोलियो प्रतिरोधक खुराक देने और निरंतर निगरानी बनाए रखने की जरूरत है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन 3 दिन की सरकारी यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे दोनों देशों के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग की 7वीं दौर की बैठक में शामिल होंगे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और श्री मोमिन संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। कोविड महामारी के बाद पहली बार इस आयोग की बैठक व्यक्तिगत रूप से हो रही है। संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक में कोविड संबंधी सहयोग, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, जल संसाधन, विकास भागीदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों सहित समूचे द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी। श्री मोमिन कल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल में करते परवान गुरुद्वारे में कायराना आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने इस निर्मम हमले की निंदा की और श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। इस बीच अफगानिस्तान में गुरुद्वारे में हुए विस्फोट के हमलावरों को मार गिराया गया है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल नफी ताकोर ने इसकी पुष्टि की है। कल सुबह गुरुद्वारे में कई विस्फोट हुए, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और 7 घायल हुए। अफगानिस्तान के सुरक्षा कर्मियों ने विस्फोटक से लदे वाहन को गुरुद्वारे तक नहीं पहुंचने देने से एक बड़े हादसे को रोक दिया। मंत्रालय के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि गोलीबारी में एक सिख और एक सैनिक की मौत हुई। समाचार एजेंसी पासगोव ने खबर दी है कि तालिबान बलों ने 3 हमलावरों को मार गिराया।
संयुक्त राष्ट्र मिशन ने आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 आज से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग की 7वें दौर की बैठक आज नई दिल्ली में। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने काबुल में करते परवान गुरुद्वारे में हुए कायराना आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया। आईएसआईएस खुरसन से जुड़े 3 हमलावर मारे गए। 44वीं शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह को संबोधित करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में कुर्ताने गेम्स 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच निर्णायक और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम बेंगलुरु में। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में योगाभ्यास कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव की भावना के अनुरूप इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के लिए 75 प्रतिष्ठित स्थलों का चयन किया गया है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी उनमें से एक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी सरकार कावेरी जल पर राज्य के अधिकार के लिए संघर्ष करती रहेगी क्योंकि ये डेल्टा जिलों के किसानों की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि राज्य के सिंचाई मंत्री दुरई मुरुगन के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जा रहा है। ये प्रतिनिधि मंडल मेकादातु में नदी पर नए प्रस्तावित बांध निर्माण के लिए कर्नाटक को रोके जाने के लिए दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मुलाकात करेगा। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के कावेरी डेल्टा से सटे जिलों में वर्तमान कुरवाई मौसम के दौरान कृषि क्षेत्र को वित्तीय पैकेज देने के लिए 61,000 करोड़ रुपए का आवंटन करने का आदेश जारी किया है। इस पैकेज में किसानों को 100% अनुदान के साथ प्रत्येक एकड़ भूमि के लिए लगभग 2,500 रुपए की लागत की यूरिया, डाईअमोनियम, फॉस्फेट और पोटाश सहित उर्वरक उपलब्ध कराना शामिल है। धान के लिए किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य कृषि विभाग से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि किसानों को 2400 मीट्रिक टन धान के बीज भी दिए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य इन परीक्षाओं की तैयारी में विद्यार्थियों और अन्य अभ्यर्थियों की मदद करना है। हिंदी में ये कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 बजे से प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी 25 जून को प्रसारित होगी। इस कड़ी के लिए विषय है आंतरिक सुरक्षा। विद्यार्थी अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या abhyas.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि 22 जून है। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इंटरनल सिक्योरिटी और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 22 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत करेंगे। एक रिपोर्ट।
भारत विश्व का पहला देश होगा जहां शतरंज ओलंपियाड रिले आयोजित की जाएगी। शतरंज में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और देश में शतरंज संस्कृति के सम्मान में शतरंज ओलंपियाड रिले अब से हमेशा भारत से रवाना होगी और सभी महाद्वीपों की यात्रा करते हुए मेजबान देश पहुंचेगी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष अर्कैडी द्वोरकोविच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मशाल सौंपेंगे। इसके बाद श्री मोदी ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को मशाल देंगे। ये मशाल 40 दिन की यात्रा में 75 शहरों से गुजरते हुए चेन्नई के निकट महाबलीपुरम पहुंचेगी। प्रत्येक शहर में उस राज्य के शतरंज ग्रैंड मास्टर्स मशाल प्राप्त करेंगे। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई में होगा। 1927 से खेली जा रही ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता भारत में पहली बार आयोजित की जा रही है। समाचार कक्ष से मनोज। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कल फिनलैंड में कुर्ताने गेम्स 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। नीरज ने मौजूदा विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को 4 दिन में 2 बार पीछे छोड़ा। उन्होंने 86.69 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। भारत के संदीप चौधरी 8वें स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा अब 30 जून को स्टॉकहोम में डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच आज बेंगलुरु में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें 2-2 मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर हैं। 2019 के बाद से भारतीय टीम ने देश में कोई भी 2020 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला नहीं गंवाई है, जबकि 2011 के बाद भारत में किसी भी क्रिकेट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका की हार नहीं हुई है। आज के मैच में दोनों में से कोई भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। नीदरलैंड्स में FIH प्रो लीग पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में कल भारत ने नीदरलैंड्स के साथ शानदार खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन शूटआउट में 1-4 से हार गया। दोनों टीमें निर्धारित समय में 2-2 गोल की बराबरी पर थीं। दोनों देशों के बीच आज रात 8 बजे फिर मुकाबला होगा। भारत के 15 मैचों से 30 अंक हैं और वे तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन ये खिताब के लिए लगभग बाहर हो गया है। भारत को अभी एक और मैच खेलना है। नीदरलैंड्स में FIH महिला हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट में आज भारत दूसरे मैच में अर्जेंटीना के साथ खेलेगा। कल पहले मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शूटआउट में अर्जेंटीना को हराया। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में चीन के झाओ जुनपेंग ने भारत के HS प्रणॉय को हरा दिया है। इसके साथ ही टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। फाइनल में आज झाओ का मुकाबला डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की कड़ी में हम लेखक और स्वतंत्रता सेनानी पंडित माधवराव सप्रे को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 19 जून 1871 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया गांव में हुआ था। सप्रे स्वतंत्रता संग्राम के प्रति लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित थे। सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। मेधावी छात्र सप्रे में हिंदी भाषा और साहित्य के लिए एक जुनून था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया और इसके बजाय स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी के प्रचार के लिए मामूली वेतन पर शिक्षक बनना स्वीकार किया। उन्होंने वर्ष 1900 में मासिक पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन शुरू किया।
माधवराव सप्रे की प्रेरणा से रायपुर के कंकलीपारा में आनंद समाज वाचनालय की स्थापना की गई, जो राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक प्रवचन के केंद्र के रूप में उभरा। 1905 में सप्रे ने नागपुर में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली की स्थापना की और वर्ष 1906 में हिंदी ग्रंथमाला नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इसके एक अंक में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार नामक एक लंबा निबंध प्रकाशित हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेस एक्ट के अंतर्गत वर्ष 1908 में पत्रिका को बंद कर दिया गया। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। 1905 में वाराणसी में कांग्रेस अधिवेशन में माधवराव सप्रे ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से भेंट की। बाल गंगाधर तिलक की अनुमति से सप्रे ने 1907 में तिलक के मराठी समाचार पत्र केसरी के हिंदी संस्करण हिंदी केसरी साप्ताहिक का नागपुर से प्रकाशन शुरू किया। सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी में लिखी गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया। उन्हें हिंदी केसरी में काला पानी जैसे देशद्रोही लेख लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। माधवराव सप्रे अस्पृश्यता को एक सामाजिक कलंक मानते थे। वे बालिका शिक्षा और महिला स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वर्ष 1912 में उन्होंने रायपुर में जानकी देवी कन्या पाठशाला की स्थापना की। 1921 में गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय और अनाथालय की स्थापना की। सप्रे छत्तीसगढ़ के कई शहरों में अपने प्रवचनों के माध्यम से राजनीतिक जागरूकता पैदा करते रहे। वे 1924 में देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। इस महान लेखक ने 23 अप्रैल 1926 को रायपुर में अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार इस महान राष्ट्रवादी को नमन करता है। आज हम गांधीवादी राष्ट्रवादी नानाभाई खांट को भी याद करते हैं, जो 19 जून 1947 को शहीद हो गए थे। राजस्थान के डूंगरपुर के निवासी नानाभाई खांट एक लोकप्रिय भील नेता थे और रास्तापाल में भील स्कूल की देखभाल के लिए एक गांधीवादी संस्था डूंगर सेवा संघ चलाते थे। डूंगरपुर के अत्याचारी शासक महारावल ने डूंगरपुर सेवा संघ का विरोध किया और विद्यालय को बंद करने का आदेश दिया। 19 जून 1947 को पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम गांव पहुंची और नाना भाई तथा मास्टर सेंगा भाई को विद्यालय बंद करने का आदेश दिया। इस आदेश का पालन करने से इनकार करने पर पुलिस ने सेंगा भाई को पीटना शुरू कर दिया। वे उन्हें स्कूल की इमारत से बाहर खींच कर ले गए और रस्सी से पुलिस के ट्रक के साथ बांध दिया। नाना भाई ने सेंगा भाई की जान बचाने के लिए चलते ट्रक का पीछा किया। पुलिस कर्मियों ने नाना भाई को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार इस महान राष्ट्रवादी को नमन करता है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। असम में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। राज्य के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कल बारिश से जुड़ी घटनाओं में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम सरकार को बाढ़ से निपटने और प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। एक रिपोर्ट। 4000 से अधिक गांव बाढ़ के चपेट में आ गया है और करीब 31 लाख लोग बाढ़ के कहर से प्रभावित हुआ है। 1.5 लाख से अधिक लोग 816 आश्रय शिविरों में हैं। पिछले 24 घंटों में 8 लोगों का मौत हुआ है और उन 8 लोग अभी भी लापता है। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से रास्ते, दलंग और खेती का नुकसान हुआ है। सेना, अर्धसैनिक बल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के मदद से उद्धार और राहत सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है।
राज्यों के कोई मंत्री बचाव कार्यों की निगरानी के लिए बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर रहा है। अमीनुल हक जोद्दार, गुवाहाटी। राजस्थान के कई जिलों में मानसून से पहले की बारिश हो रही है। जयपुर, दौसा और अन्य स्थानों पर आज सुबह तेज बारिश हुई। कल कई जिलों में सामान्य वर्षा हुई। सवाई माधोपुर में खंडार में सबसे अधिक 9 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस बीच दिल्ली में आमतौर पर आज बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार बारिश हो सकती है या गरज के साथ तेज बौछार पड़ सकती है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री से अधिकतम 31 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। चेन्नई में आमतौर पर बादल रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 27 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार बारिश हो सकती है या गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। तापमान 26 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। लेह में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। गिलगित में बादल छाए रहने का अनुमान है। बिजली भी चमक सकती है या बादल गरज के हल्की बौछार हो सकती है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, शिलंग, अगरतला, गंगटोक और आइजॉल में बादल छाए रहने और 1 या 2 बार बारिश होने या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में बारपाली में खुदाई करने और मौर्य काल के बाद मिले स्थलों के संरक्षण के बारे में केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी को लिखे पत्र में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में उनसे व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और खुदाई कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को देने की मांग की है। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिला प्रशासन को कोविड रोगियों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों का पता लगाने और उनकी जांच करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पी सेंथिल कुमार ने जिला अधिकारियों को घरों में पृथकवास में रह रहे रोगियों की निगरानी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। और फरहत, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, अग्निपथ योजना के विभिन्न आयामों को अखबारों ने आज पहली खबर बनाया है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, रक्षा क्षेत्र और सुरक्षा बलों में 10% आरक्षण। अमर उजाला ने कई मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों की सहूलियत देने की घोषणा की है। लोकसत्ता की बड़ी सुर्खी है, रेलवे के 16,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने महिलाओं और मातृ शक्ति की समृद्धि के लिए आह्वान किया। काबुल में गुरुद्वारे के निकट हुए विस्फोट की खबर को सभी अखबारों ने महत्व दिया है। अखबार लिखते हैं, भारत ने कड़ी निंदा की। साल के आखिर तक 20 से 25 शहरों में शुरू हो जाएगी 5G सेवा। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस वक्तव्य को अमर उजाला और राजस्थान पत्रिका में विस्तार से दिया है। जनसत्ता ने पहले पन्ने पर खबर दी है, 113 दिन में पहली बार कोरोना मामले 13,000 के पार। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, राज्यों को जीनोम परीक्षा के लिए नमूने जमा कराने का आदेश। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, कोरोना फिर बढ़ने लगा, पर इसे चौथी लहर की आहट न कहें, एहतियात जरूरी, मास्क पहनते रहना होगा। अमर उजाला ने दिल्ली एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से अगले 24 घंटे के लिए तेज बारिश की संभावना बताई। हिन्दुस्तान ने लिखा, झारखंड पहुंचा मानसून, दिल्ली को इंतजार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 आज से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग की 7वें दौर की बैठक आज नई दिल्ली में। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने काबुल में करते परवान गुरुद्वारे में हुए कायराना आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया। ISIS खुरसान से जुड़े 3 हमलावर मारे गए।
44वीं शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह को संबोधित करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में कोताने गेम्स 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।